अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक माइटोसिस के बारे में है। इस वीडियो से पहले हमने माइटोसिस और मियोसिस के डिफरेंस के बारे में बात की थी, तो आज जो हम डिफरेंसेस है वो हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ इसके फेजेस के बारे में बात करेंगे। माइटोसिस का डेफिनेशन की अगर हम बात करें, माइटोसिस सेल का ऐसा डिवीजन है जिसमें एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है और जो क्रोमोसोम का तादाद पेरेंट सेल में होता है वही डॉटर सेल में सेम आ जाता है। यानी अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का तादाद 46 है तो डॉटर सेल में क्रोमोसोम का तादाद भी 46 ही रहता है। तो एक से दो बनते हैं तो दोनों में 46 क्रोमोसोम बनते हैं। माइटोसिस की अगर हम बात करें, माइटोसिस को दो फेजेस पर डिवाइड किया गया, एक इंटरफेज है, एक माइटोटिक फेज है। इंटरफेज सबसे बड़ा फेज होता है, वो मरहला जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए तैयार करते हैं। यानी अगर हम एक चीज से दो चीज बनाते हैं तो वो दो एक जैसे चीज है। मतलब अगर ये मार्कर है, इसकी तरह मैंने एक और मार्कर बनाना है जिसका साइज सब कुछ सेम हो, तो मुझे वो चीजें भी जरूरत इतना ही होंगे जितना इसमें यूज हुआ है। तो उसके लिए मिसाल के तौर पर सेम टू सेम इसी तरह एक और सेल बनाने के लिए हमें जितने भी चीजें चाहिए होंगे, यानी एक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं, जितने भी चीजें मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें लाइसोसोम्स है, सेंट्रियोल्स है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए वगैरह जितने भी चीजें हैं वो तमाम डबल होते हैं। यानी ये जो डबलिंग जहां पर होती है वो फेज क्या कहलाता है? इंटरफेज कहलाता है। इंटरफेज को हमारे पास तीन फेजेस पर डिवाइड कर किया गया है। इन तीन फेजेस के बाद माइटोटिक फेज है। पहला फेज हमारे पास क्या होता है? G1 फेज। G1 फेज में हमारे पास जितने भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनेलीज है, ऑर्गेनेलीज कहते हैं छोटे छोटे ऑर्गन्स को, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे लाइसोसोम्स हो गए, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जैसे गोल्जी अपरेटस हो गया, ये तमाम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं। तो जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं वो कहां पे बनते हैं? G1 फेज में बनते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज जो है वो सारे G1 फेज में बनते हैं। एस फेज में हमारे पास जो डीएनए होता है एक न्यूक्लियस के अंदर, यानी एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है जिसके पास हेरिडिटी जो इंफॉर्मेशन है वो मौजूद होता है, वो डबल होते हैं, वो रिप्लिकेट होते हैं एस फेज के अंदर। यानी अगर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स बनाने के लिए क्रोमेटिन मटेरियल जो दागियानुमा स्ट्रक्चर होता है, जो कि पहले वीडियो में हमने बात की, वो क्रोमेटिन मटेरियल इतना मौजूद है कि वो 46 क्रोमोसोम्स बना ले। अब ये 46 क्रोमोसोम्स हमें आगे और भी चाहिए ना, दो सेल बनेंगे तो एक में भी 46, दूसरे में भी 46। तो अब इस एस फेज के अंदर जो डीएनए होता है या फिर क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो इतना रिप्लिकेट हो जाते हैं कि 46 यानी 92 इतना रिप्लिकेट हो जाते हैं जिससे हमारे पास 92 क्रोमोसोम्स बन सके। 92 क्यों? 92 को अगर हम डिवाइड करते हैं यानी दो में, तो 46 एक में आ जाते हैं, 46 दूसरे में आ जाते हैं। तो 92 क्रोमोसोम्स बनाने के लिए जो डीएनए होता है जितना मतलब चाहिए होता है वो कहां पर बन जाता है या डबल हो जाते हैं? वो एस फेज में होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है G2 फेज। G2 फेज ये वो मरहला है, वो फेज है जहां पर हमारे पास जितने भी एंजाइम्स दरकार होते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं या फिर जो ऑर्गेनेलीज रह गए हैं वो कहां पर बनते हैं? G2 फेज में। मैं यहाँ पे एंजाइम्स और प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं सेम। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है M फेज। M फेज मतलब माइटोटिक फेज, जहां पर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। एक चीज याद रखना है कि हमारे पास माइटोसिस के दौरान जो सबसे ज्यादा टाइम होता है, जो सबसे ज्यादा वक्त लगता है, वो हमारे पास इंटरफेज में लगता है। यानी डिवीजन आसान है, उस डिवीजन के लिए जो चीजें चाहिए होता है वो लाना मुश्किल होता है। तो इंटरफेज में तमाम चीजें रेडी होते हैं, डबल होते हैं। माइटोटिक फेज में सिर्फ वही डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, माइटोटिक फेज की तरफ अगर हम आ जाए तो माइटोटिक फेज में हमारे पास दो फेजेस है, दो चीजें आ जाते हैं। पहले कैरियोकाइनेसिस है, दूसरा साइटोकाइनेसिस है। पहला चीज हमारे पास क्या आ जाता है? कैरियो का मतलब निकला, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। अब कैरियोट्स वहां पे आ रहे हैं, तो कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी
न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, कैरियो कहते हैं, न्यूक्लियस। अब काइनेसिस का मतलब क्या होता है, टूटना, ब्रेकडाउन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड काइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का टूटना। पहला मरहला हमारे पास डिवीजन में जो स्टार्ट होती है, वो पहले सेल के अंदर सेल डिवाइड होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस 1 से 2 बनते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब क्या होता है, सेल। अब मिसाल के तौर पर साइटोलॉजी यानी सेल के बारे में पढ़ना, या सेल बायोलॉजी सेम बात है। अब साइटोकाइनेसिस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि सेल का टूटना या साइटोप्लाज्म, यानी यही बात हुई कि सेल का 1 से 2 टुकड़े में तकसीम होना। तो सेल का टूटना साइटोकाइनेसिस कहलाता है, और न्यूक्लियस का टूटना या 1 से 2 में डिवाइड होना कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। अब अगर हम कैरियोकाइनेसिस की बात करें यानी न्यूक्लियस के टूटने की बात करें, तो इसके 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज हमारे पास आता है प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। हर फेज का मैंने डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है कि कौन से फेज में क्या क्या काम हो रहे थे। पहले फेज में हमारे पास तकरीबन चार काम हो रहे होते हैं। पहला काम क्या होता है, पहला काम हमारे पास न्यूक्लियस का दीवार है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं, यहाँ पर गायब हो जाते हैं, जो कि प्रोफेज कहलाते हैं। पहला काम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का गायब हो जाना। दूसरा काम क्या हो रहा होता है, दूसरा काम ये लाजमी नहीं है, इधर से उधर हो सकता है। मिसाल ये पहला एक काम बता दिया, दूसरा काम बता दिए से। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। दूसरा काम क्या और होता है, जो हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल है। अच्छा, हमेशा एक सवाल पूछा जाता है कि क्रोमोसोम्स हमें कहाँ और कब नजर आता है। क्रोमोसोम हमें हमेशा सेल डिवीजन के दौरान नजर आते हैं, इससे पहले हमें सिर्फ और सिर्फ दागे एक साल से स्ट्रक्चर नजर आता है, ऐसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर नहीं आता है। तो दूसरा काम क्या होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है यानी दागे नमा स्ट्रक्चर है, जिसको हम डीएनए कहते हैं, वो किस में चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। तीसरा काम हमारे पास क्या हो रहा होता है, जो सेंट्रियोल्स है, जिसने आगे जाके स्पिंडल फाइबर्स क्रिएट करने होते हैं, बनाने होते हैं, वही हमारे पास ऑपोजिट पोल पर चले जाते हैं। एक इस पोल पर आ गया, देखो एक इस पोल पर आ गया। अब यहाँ पर ऑपोजिट पोल पर सेंट्रियोल का अपोजिट पोल पर चले जाना। 3 काम। चौथा काम हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोसोम मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम का क्या काम होता है, न्यूक्लियोलस क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियोलस मौजूद होता है। न्यूक्लियोसोम कुछ और होता है। अच्छा, यहाँ देखें, अब न्यूक्लियोलस का क्या होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसका काम होता है राइबोसोम्स बनाना। अब राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन बनाना, लेकिन राइबोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस बनाते हैं, जो कि बनाने के बाद फिर न्यूक्लियस से बाहर निकालकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाते हैं, या फिर साइटोप्लाज्म में ऐसे ही घूम रहे होते हैं। सर अच्छा, ये 4। पहला काम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूट जाना, दूसरा काम जो होता है क्रोमेटिन मटेरियल का क्रोमोसोम्स में बदलना, तीसरा काम सेंट्रियोल का अपोजिट पोल्स पर चले जाना, चौथा काम न्यूक्लियोलस का डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना से। अच्छा, दूसरा फेज हमारे पास क्या होता है, मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर जो 2 काम हो रहे थे। पहला काम, जो हमारे पास सेंट्रियोल है वो स्पिंडल फाइबर्स बना लेते हैं। स्पिंडल फाइबर्स, ये जो दागे नमा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। अब स्पिंडल फाइबर्स बना लेते हैं, और ये कहा, दूसरा काम, ये जो क्रोमोसोम्स बने हुए होते हैं 92 क्रोमोसोम्स तकरीबन, ये सारे क्या हो जाते हैं, बीच में सेंटर में एक तरतीब से आ जाते हैं, ताकि ये इसके स्ट्रैंड जो है वो एक साइड पर चला जाए, एक दूसरे साइड पर। 2 काम। पहला काम, जो क्रोमोसोम्स है उसका बीच में आ जाना, तरतीब से एक सेंटर में आ जाना। दूसरा काम, सेंट्रियोल्स का स्पिंडल फाइबर्स बनाना, ये हो जाता है। अब एनाफेज में क्या होता है कि जो मेटाफेज में क्रोमोसोम बिल्कुल बीच में अरेंज हुए होते हैं, एक साथ बिल्कुल सेंटर में आए हुए होते हैं, और स्पिंडल फाइबर अटैच हुए होते हैं। अब वही हर एक स्पिंडल फाइबर इसको अपनी तरफ लेके जाता है, यानी एक सेंट्रियोल इस क्रोमोसोम का एक स्ट्रैंड जो है वो अपने पास लेके आता है, यानी एक क्रोमेटिड जिसको हम कहते हैं। ये एक मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, अब ये एक क्रोमोसोम है, ये डबल स्ट्रैंडेड है, यानी 2 क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड से बना हुआ होते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड किसको कहते हैं, मिसाल के तौर पर अब ये क्रोमोसोम है,
ये दोनों आपस में जो क्रोमेटिड्स है, ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में जो है इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड क्यों कहते हैं? अब जो इंटरफेस के दौरान एस फेज के दौरान जो डीएनए जो है वो रिप्लिकेट कर जाते हैं, यानी 1 से 2 बन जाते हैं, यानी क्रोमोसोम्स बनाने के जो डबल हो जाते हैं। अब वो डबल होने के दौरान ये अपनी तरफ कॉपी बना लेते हैं, अपनी तरफ कॉपीज बना लेते हैं। अब देखो ये दोनों, अभी एक इसका कॉपी है और एक ओरिजिनल है। अब ये कॉपी, मिसाल के तौर पर दोनों के पास इंफॉर्मेशन सेम है, सही डबल है, दोनों के पास इंफॉर्मेशन सेम है। अब ये एक क्रोमेटिड एक के पास आएगा, एक क्रोमेटिड एक के दूसरे के पास, यानी ऑपोजिट साइड पर चले जाते हैं, ताकि आने वाले जो नए सेल बन रहे होंगे उसमें इंफॉर्मेशन दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें डिफरेंस नहीं होगा। यानी पेरेंट सेल और डॉटर सेल क्या होंगे, मैच हो रहे होंगे से। तो क्या हो जाता है एनाफेज में कि हमारे पास जो क्रोमोसोम डबल स्ट्रैंडेड है वो क्या हो जाते हैं, एक स्ट्रैंड एक के पास चला जाता है, एक स्ट्रैंड दूसरे के पास चला जाता है। अब हमारे पास टेलोफेज के अंदर जो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स, अब यहाँ पे मेन काम क्या हो रहा होता है, जो प्रोफेज के अंदर जो काम हुए होते हैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा होता है, मुखालिफ काम हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोफेज के अंदर क्या हुआ था कि हमारे पास जो क्रोमेटिन मटेरियल है उससे क्या बना था, क्रोमोसोम बने थे, यानी डीएनए मिलकर क्या बना रहा था, यानी कंडेंस होकर एक साथ मिलकर क्या बना रहा था, क्रोमोसोम बना रहे थे। अब यहाँ क्रोमोसोम तो बना हुआ है पहले से, अब यहाँ सेल डिवीजन कंप्लीट हो रहा है, लास्ट फेज है, तो लास्ट फेज के दौरान क्रोमेटिन मटेरियल बन जाता है क्रोमोसोम से, यानी जो बना हुआ क्रोमोसोम है वो वापस अनकॉइल होके खुल कर क्या बन जाता है, दागेनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है से। अब दूसरा काम यहाँ क्या हो रहा था कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहा था, डिसअपीयर हो रहा था। अब यहाँ पर भी क्या हो जाता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बनता है। अब यहाँ अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है, यानी न्यूक्लियस बन रहा होता है अलग, यहाँ अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाते हैं से। ओके, तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस हमारे बन जाते हैं। तीसरा काम, अब यहाँ पे न्यूक्लियस खत्म हो रहा था, डिसअपीयर हो रहा था, जिसका मैंने बताया था कि न्यूक्लियस का काम होता है राइबोसोम्स बनाना। राइबोसोम्स क्या काम करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं अमीनो एसिड से। तो न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है जो कि राइबोसोम्स बनाते हैं। अब पहले फेज में यानी प्रोफेज के अंदर ये डिसअपीयर हो गया था, यहाँ पर हर एक न्यूक्लियस के अंदर एक और मतलब न्यूक्लियस जो है वो अपीयर हो जाता है या जाहिर हो जाता है सर। ओके, यहाँ पर हमारे पास माइटोटिक फेज का कैरियोकाइनेसिस जो है जिसमें न्यूक्लियस का टूटना होता है वो मुकम्मल हो जाता है। दूसरा फेज स्टार्ट होता है जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जिसका मैंने पहले बताया था। साइटो का मतलब होता है सेल, काइनेसिस का मतलब होता है टूटना, यानी अब हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो 1 से 2 बन गए हैं। अब सेल का टूटना बाकी है, जहां पर माइटोसिस का प्रोसेस कंप्लीट होना है सर। अब यहाँ पर यही सेल की अगर हम बात करें, यहाँ पर अब यही सेल जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस अभी हो रहा है, साइटोकाइनेसिस में सेल या साइटोप्लाज्म जो होता है वो टूट रहा होता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक अलग न्यूक्लियस यहाँ आया हुआ है, एक न्यूक्लियस यहाँ आया हुआ है सेम इंफॉर्मेशन के साथ से। अब यहाँ क्या है, अब जो सेल है, जो साइटोप्लाज्म है सेल का, वो यहाँ पे स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है, जिससे ये अलग सेल बन जाते हैं, ये अलग सेल बन जाता है। रिजल्ट आपके सामने है कि एक सेल ये है, एक सेल ये है, जिसको हम डॉटर सेल कहते हैं, सेम क्रोमोसोम नंबर के साथ, यानी 46 क्रोमोसोम यहाँ, 46 यहाँ। अब मेन जगह जो पहले भी समझाया था वो यहाँ है कि पेरेंट सेल के अंदर यहाँ 46 क्रोमोसोम्स थे ना, अब वहां हर एक में 46 आ गया। वजह क्या थी, इंटरफेज के एस फेज के दौरान हमारे पास क्या हो जाता है कि जो डीएनए है वो रिप्लिकेट कर जाता है। और तो हमारे माइटोसिस का प्रोसेस यही तक एंड होता है। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मियोसिस के कंप्लीट मतलब बारे में पढ़ते हैं कि उसके अंदर क्या क्या फेजेस है। लेकिन मियोसिस जो है वो माइटोसिस से बड़ा है, उसमें प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, ऐसा इसमें बहुत सारे फेजेस आते हैं से। और तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।